हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे हमारे जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है आईसीआर नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के आपके जो यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें जो भी रिज़ल्ट चाहिए होगा और उस रिज़ल्ट से जुड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है उसको मैं वेरियस वे में आप लोगों को इजी करके दिखाने की कोशिश करूँगा और लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछता है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसको ख़त्म करने के बाद आपको मल्टीवेरिएट से जो ऐसा लगेगा ना कि दिक्कत बहुत डिफ़िकल्ट था, कैसा क्वेश्चन आता था, ये वाला चीज़ें जो डर होता था वो मन के अंदर से चला जाएगा। चलिए मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये है वो क्वेश्चन के टाइप जो हम लोग पहले रिज़ल्ट को थोड़ा बहुत देखने के बाद और इम्पोर्टेंट एंड की पॉइंट को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा जो मल्टीवेरिएट है वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा टोटल 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा के दूं, हालांकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में कवर कर पाना दिक्कत रहेगा। हम लोग अलग अलग पार्टों में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए की रिज़ल्ट पे चलते हैं। पहले मैं की रिज़ल्ट आप लोगों को डिस्कस करके दिखाता हूँ, फिर जाके आप लोग रिज़ल्ट के तौर पे भी टाइप किया हुआ होगा उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज के जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूनिट 3 से कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेक्टर, एक्सपेक्टेशन ऑपरेशन और डिस्पर्शन मैट्रिक्स, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। ये बेसिक चीज़ें होता है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, हम लोग आज इसी को देखेंगे। चलिए कोर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखना है मल्टीवेरिएट क्या होता है। आप लोगों को जो मल्टीवेरिएट इतने टाइम से बोला जा रहा है ना, मल्टीवेरिएट क्या होगा, ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मल्टीवेरिएट एक्चुअल में बहुत अनेकों वेरिएट रहेगा। लाइक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वेरिएट। लाइक अगर आपके पास एक एक्स है वेक्टर, उस वेक्टर के अंदर ना आप x1, x2, xn इस तरह से बहुत सारा वेक्टर के ऑब्जर्वेशन को काउंट करते हैं। लाइक आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना ये आपका फैक्टर जैसा काम करेगा कि हमारा 3 फैक्टर है x1, x2 और सोचो n होगा तो n फैक्टर रहेगा, 3 होगा तो 3 फैक्टर रहेगा, इस तरीके से। अब अगर आपका एक ही रैंडम वेरिएबल या एक ही सेट के अंदर ना ऐसे बहुत सारा फैक्टर रहता है और आप इन सब का इन्फ्लुएंस को क्या करना चाहते हो, एक ही बार में स्टडी करना चाहते हो, तो वो जो स्टडी रहेगा ना वो डेफिनेटली आपको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा इस तरीके से। तो वो चीज़ें एक साथ में क्या होगा कि ये सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक होगा, यूज़ किया जाएगा एनालाइज करने के लिए डेटा को जो आपके मोर देन 1 वेरिएबल एट ए टाइम रहेगा। सिंपल सा बात ये है, एक वेक्टर के अंदर आपका बहुत सारा ऑब्जर्वेशन रहते हैं, जैसे हम लोग टपल पढ़ते हैं ना वेक्टर में, उस तरीके से। और आपको ये सारे फैक्टरों का ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, स्टडी करना है। ये स्टडी करने की जो टेक्निक रहेगा, क्योंकि वेरिएट बहुत सारा है और इसको आप टुगेदर स्टडी करना चाह रहे हो, तो उस टेक्निक को ही आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस बोल सकते हो। इसके लिए एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा जल्दी से। देखो पहले एग्जांपल पे आपको क्या बोला गया है कि हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर, सोच लो आपके कौन सा फैक्टर आपके स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो आप इसके लिए क्या सोच लिए कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में उसका CGPA सोच लो। तो आपके पास क्या रहेगा कि वो स्टूडेंट कितना पढ़ता है, ये चीज़ें भी अफेक्ट करेगा उसके रिज़ल्ट को। उसका नंबर ऑफ़ अटेंडेंस, कितने दिन स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, वही आप उसका रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। और उस स्टूडेंट का IQ क्या है, ये सारा चीज़ें भी
उसके फाइनल एग्ज़ाम स्कोर को अफेक्ट करता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम लोगों ने एक मॉडल सोच लिया है वाई। इस वाई को अगर कुछ भी ना करे वो स्टूडेंट, लाइक पढ़ाई भी ना करे और अटेंडेंस भी, मतलब यूनिवर्सिटी भी ना जाए, स्कूल भी ना जाए, और उसका आईक्यू भी कुछ नहीं है, ऐसा होता है, तो जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा बीटा 0 है। मतलब इन एब्सेंस ऑफ आपके x1 x2 x3 उसको वो अगर एग्ज़ाम देगा तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट करेगा, तो आपका बीटा 0 रहेगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि सर मेरे लिए वो पर डे कितना स्टडी करता है, वो x1 डिनोट करेगा, उसका अटेंडेंस x2 डिनोट करेगा, और उसके IQ जो है वो x3 डिनोट करेगा। ये सारा चीज़ें x1 x2 x3 ये सभी उसका रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे पास जो है वो एक्चुअल में एक मॉडल है जहाँ पे हमारे पास x1 x2 x3 एज ए फैक्टर काम करेगा, और इस फैक्टर को आप लोग, ये सारे फैक्टर्स के रिजल्ट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के तौर पे हम इसको जानते हैं पहले से। तो ये जो चीज़ें हैं इसको टुगेदर स्टडी करना ही हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिजल्ट को अगर आप लोग देखोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेक्टर, जो चीज़ें मैंने बोला है, एक एक्स के अंदर आपके पास अगर n डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे मैंने p लिया हुआ है, तो हमारे पास नॉर्मली p डायमेंशनल यूज़ किया जाता है हमारे मल्टीवेरिएट में। तो यहाँ पे रैंडम वेक्टर है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के कितने p नंबर ऑफ वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सारा का सारा किस तरफ से कैसा होगा, ये सारा का सारा आपका रियल रैंडम वेरिएबल भी बोल सकते हैं और रियल वैल्यू मेजरेबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये सारा का सारा आपके रियल नंबर से लिया गया वैल्यू रहेगा, क्योंकि हमारे आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे प्रोबेबिलिटी स्पेस से किस तरह से रैंडम वेरिएबल काम पे आता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को पता है, बोरेल फील्ड सिग्मा फील्ड वाला चीज़ें। ठीक है, देखो अब यहाँ पे है p डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, एज इजी एकदम ही आप लोगों को मैट्रिक्स जैसा बिहेव दिखेगा और मैट्रिक्स की तरह ही आप लोग इस चीज़ को यूज़ भी कर पाओगे। देखो दूसरा एक एग्जांपल है, आप अगर सोचना चाहते हो कि सर हमारा जो आप जो बोल रहे हो रैंडम वेक्टर का एग्जांपल आप और भी अच्छे से समझ सकते हो। आप अगर क्रॉप प्रोडक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा मतलब प्रोडक्शन पर हेक्टर ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो प्रोडक्शन को कौन सा चीज़ें अफेक्ट कर सकता है, आपके x1 मतलब रेनफॉल, फर्टिलाइज़र कितना यूज़ कर रहे हो, ये सारा चीज़ें आपके नंबर ऑफ x3 क्रॉप यील्ड। यहाँ पे आप बिना मॉडल के ऐसे सोच सकते हो कि सर हमारा x1 है रेनफॉल और दूसरा है फर्टिलाइज़र, तीसरा है क्रॉप यील्ड। तो इन चीज़ों को हम एक साथ में कैसे स्टडी करें और एक साथ में रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, क्योंकि देखो ये भी रैंडम वेरिएबल है, ये भी रैंडम वेरिएबल, ये भी रैंडम वेरिएबल, आप टुगेदर अगर इनको लेंगे ना तो आपके पास ये 3 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर रहेगा। ठीक है, चलो 3 डायमेंशनल क्यों, 3 अलग अलग वेक्टर लिया गया है ना, तो आपके 3 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर रहेंगे। एक्चुअली ये रहता कैसे है सर, इस तरह से रहेगा, x आपके कॉलम वाइज x1 x2 x3, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे ट्रांसपोज दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये था ऐसे और आप लोगों ने इसको लिखा है x1 x2 x3 इस फॉर्म पे, यहाँ पे इस तरीके से आपने लिखा होगा। ट्रांसपोज यूज़ करते हैं तो रो कलम रो बन जाता है ना, तो इन चीज़ों का आप लोग देखेंगे। और उसको आप अगर वेक्टर के एक्सपेक्टेशन को अगर आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेक्टर, एक्चुअल में हमारे जो आज के सिलेबस है ना, उस सिलेबस में आपके पास एक्सपेक्टेशन है जो आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, जैसे कि आप लोगों को एक्सपेक्टेशन के 2 ही फॉर्मूले पता है कि सर ई ऑफ एक्स कैसे निकालते हो। ई ऑफ एक्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं, अगर डिस्क्रीट होगा समेशन ओवर एक्स पी एक्स, ये हमारे एक्स अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो ठीक है। और दूसरा है x इंटू आपके f ऑफ x डी एक्स। ये चीज़ें कब करते हो, जब आपके पास x आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहता है। बस इन चीज़ों को फॉलो करके हमें एक्सपेक्टेशन के बारे में पता है।
लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन रहेगा ना, वो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा रैंडम वेक्टर की और मीन वेक्टर की। आप इस चीज़ों को धीरे धीरे पहचान जाओगे कि सर x के अंदर हमारे पास x1 x2 xp होल ट्रांसपोज है। इसका मतलब है कि x हमारे पास था कुछ इस तरीके से, x1 x2 डॉट डॉट xp इस तरीके से रहेगा। तो आप अगर इसके साथ एक्सपेक्टेशन ले रहे होंगे तो एक्सपेक्टेशन आपका x1 के साथ भी रहेगा, एक्सपेक्टेशन आपका x2 के साथ, एक्सपेक्टेशन आपका xp के साथ। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो x1 है, ये जो x2 है, ये जो xp है, ये सारा के सारा ऑब्जर्वेशन आप मेनी टाइम्स रिपीट करोगे ना, तो आपके x1 के अंदर क्या हो जाएगा कि x1 के अंदर भी x11 x12 x1p इस तरह से एक वेक्टर क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप देखो एक वेक्टर के अंदर जो आप लोगों ने ले रखा है ना, ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा। तो मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को आप लोगों को एक साथ में स्टडी करना पड़ेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ किसी को कुछ भी नहीं पता होगा ना, फिर भी आप लोग इस चीज़ों को कर पाएंगे। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, बिना रिजल्ट के ना आप कर नहीं पाएंगे बाद में, इसलिए रिजल्ट देखना ज़रूरी है। और जिसको रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाए, वो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। देखो कोवेरियंस मैट्रिक्स, अब कोवेरियंस मैट्रिक्स में आपको क्या दिखा देता है कि इन केस ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस आपके वेरिएंस कोवेरियंस जो होता है, नॉर्मली हम लोग वेरिएंस कैसे लिखते हैं कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ऐसा हम लोगों ने बहुत टाइम पढ़े हैं कि x फॉलोस नॉर्मल विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तब हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होता है वो हमारा मीन म्यू होता है और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास सिग्मा स्क्वायर होता है। तब आपका वेरिएंस जो होता था सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन के लिए होता था, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन मतलब x, उसके अंदर x1 x2 डॉट डॉट xn, मतलब सिर्फ एक ही वेक्टर। अब आप यहाँ पे बहुत सारा वेक्टर यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपका ये जो वेरिएंस कोवेरियंस रहेगा वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे रहेगा, जिसको डिनोट किया जाएगा सिग्मा से। तो वेरिएंस ऑफ x को आप लोग नॉर्मली जिस तरीके से लिखते हो ना, आप लोग लिखते कैसे हो सर, हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ x होता है, हम इसको चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू इसके होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे होल स्क्वायर सही है अगर आपके पास x इस तरीके का हो, लाइक x के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके तो x ऐसा नहीं है ना कि x1 के अंदर भी वेक्टर होता है, x2 के अंदर भी वेक्टर, xn के अंदर भी वेक्टर। तो यहाँ पे सारा का सारा मिला के आपको क्या करके देगा, मैट्रिक्स फॉर्म पे ला के देगा। तो मैट्रिक्स में आप स्क्वायर को कैसे करोगे, मैट्रिक्स में आप लोग स्क्वायर को इस तरीके से करते हो कि सर अगर ये x माइनस म्यू होल स्क्वायर एक वेक्टर या एक मैट्रिक्स हो रखा होगा, तो हमारे पास x माइनस म्यू और x माइनस म्यू का ट्रांसपोज करके हम वेक्टर नोटेशन पे एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। तो आप अगर इसको करोगे ना, तो ये अगेन एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन पे कर रहे हैं, तो इसलिए x माइनस म्यू इंटू एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज इस तरीके से लिखा है। ठीक है, जहाँ पे देखो, जहाँ पे मीन हमारा म्यू रह चुका होगा और वेरिएंस हमारे पास इस तरीके से। अब देखना थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे x फॉलोज आपके मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस के जगह पे सिग्मा रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये x के अंदर आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो एक अलग अलग वेक्टर हो रखा होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये है p डायमेंशनल। हमारे पास p डायमेंशनल होने का मतलब कि x के अंदर आपके पास x1 x2 डॉट डॉट xp होगा। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है मल्टीवेरिएट के बारे में, तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जाके आप लोग चीज़ों को आराम से रिलेट कर पाओ। और अगर आपको पता भी होगा तो आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंडिपेंडेंस। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इन कंपोनेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरियंस टर्म्स आर जीरो। इसका यही मीनिंग होता है कि अगर आपके इंडिपेंडेंस होगा तो कोवेरियंस जीरो होता है। मैं दिखा देता हूँ, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू दो वेरिएबल सोच लो x और y, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आप लिख सकते हो x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। कब ऐसा होगा, अगर x, y इंडिपेंडेंस होगा तो
एक्स कोमा वाई आपके इंडिपेंडेंस हो रखा होगा, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। तब आपको पता है कि सर अगर ऐसा है तो कोवेरियंस हमारा कैसा होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई। तो आप बोलोगे कि सर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, ये हमारे कोवेरियंस का फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये पता है कि ई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो आप ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो ई ऑफ एक्स वाई की जगह पे क्या बैठेगा, ये वाला वैल्यू। तो ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई आपके पास रहेगा माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई आपके पास रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़ीरो बना के देगा। अब अगर इंडिपेंडेंस है तो आप अगर कोरिलेशन भी निकालते हो ना यहाँ से, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, तो वो भी आपका ज़ीरो बनेगा। क्यों, आपको पता है कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई, और नीचे रहता है हमारा रूट ओवर ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। तो आपको पता है ऊपर वाला अगर ज़ीरो है, नीचे चाहे कुछ भी हो व्हाटएवर, आपका ज़ीरो ही बनेगा। तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट करता है, अगर आपके इंडिपेंडेंस होगा एक्स और वाई तो आपके कोरिलेशन भी ज़ीरो और कोवेरियंस भी ज़ीरो। लेकिन एक चीज़ों को आप लोग याद करके रखोगे, इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है। मतलब अगर कोरिलेशन ज़ीरो हो रखा होगा तो नॉट नेसेसरी एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। तो आपको ये चीज़ें याद करके रखना होगा कि कॉन्वर्स आपका ट्रू नहीं होता है, कॉन्वर्स नॉट इक्वल टू ट्रू। आप ऐसा लिख सकते हो, कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू भी लिख सकते हो। कि अगर आपको किसी जगह कोरिलेशन, क्योंकि ये क्या होता है, आप अगर ऑब्जर्वेशन ऐसे लोगे ना कि एक x ले लिया है 1 2 3, और अगर आपके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया है लाइक 1 4 9, तब आपके कोरिलेशन देखना, कोरिलेशन आपके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। और कोरिलेशन ज़ीरो होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे y और x इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं। तो आपको ये पता चलेगा कि सर कोरिलेशन ज़ीरो होने पे इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने पे कोरिलेशन ज़ीरो होता है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें पूछता रहता है। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या दे रखा होगा कि सर अगर ए हमारे पास k बाई पी मैट्रिक्स होगा, डेफिनेटली ए एक मैट्रिक्स रहेगा आपका, जो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलन, ये हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन से। तो यहाँ पे y इक्वल टू आपके ए बीटा प्लस एप्सिलन होगा, तो यहाँ पे ए भी तो एक मैट्रिक्स ही है। तो आप उसको अगर लाइक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के तरह अगर अरेंज करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि एक मैट्रिक्स है। इन्होंने बोला है कि सर आपके पास जो ए है उसका डायमेंशन, उसमें पी रो और उसमें के रो और पी कॉलम है। तो आप इस तरीके से ले लेंगे, और इसका यही मीनिंग होता है कि हमारे पास पी ही कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट मतलब पैरामीटर रहेगा, ठीक है। तो हम आपके x जो है वो आपके पास पी डायमेंशनल वेक्टर है। तो यहाँ पे एक x भी लिया जा रहा है और जिसका पी डायमेंशनल वेक्टर बोला जा रहा है। तो आप अगर y ले रहते हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, y इक्वल टू ए इंटू एक्स, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स है ना, तो p/1, तो ये k/1 कुछ बनेगा, ठीक है। तो कुछ अलग सोचना नहीं है कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया जा रहा है, एक y है, एक a है, एक x है, तो y को हम लोगों ने a इंटू एक्स बराबर मान लिया। अब अगर आप वहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाल रहे हो तो कुछ अलग नहीं आएगा, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, क्योंकि a हमारे पास कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, और वेरिएंस ऑफ y a सिग्मा a ट्रांसपोज। ये दो रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बाद में चाहिए होगा, इससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो अब है आपके पास मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ छोटा सा चीज़ें है, डेफिनेशन भी नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आप मैंने लिखा है कि x अगर आपके मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस डायमेंशन p होगा, उसके मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। यही आपका मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नोटेशन है। डेफिनेशन में आप लोगों को और भी चीज़ें देखना है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वाला चीज़ें पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो आपके मीन म्यू रहता है, और ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये सिग्मा जो है सिर्फ वेरिएंस नहीं, ये एक मैट्रिक्स है जहाँ पे आपका वेरिएंस और कोवेरिएंस दोनों के दोनों रहेंगे। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, बाद में है तो आप लोग उसको देखो कि सिग्मा हमारा लिखते कैसे।
कि सिग्मा में ऐसा रहेगा कि आपके डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे वो वेरिएंस रहेगा, और ऑफ डायगोनल में जो रहेगा यहाँ पे आपके कोवेरिएंस रहेंगे। ठीक है, अगर आप x1 x2 के लिए देखेंगे ना, मैं बोल देता हूँ तो आपको बाद में मतलब दिक्कत नहीं होगा। अगर x1 x2 के लिए देख रहे होंगे और आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालना होगा, तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x1 आएगा, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x2, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ x1 x2, और यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 इस तरह से आएगा। तो यही आपका फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगा। आई होप आप लोगों को रिजल्ट थोड़ा बहुत याद भी है और थोड़ा बहुत आप लोग देख के सीख भी रहे हो। देखो यहाँ पे आपके डिस्पर्शन मैट्रिक्स, अब डिस्पर्शन मैट्रिक्स क्या है, सेम ही है, आपका सिग्मा जो है वही डिस्पर्शन मैट्रिक्स बोला जाता है। देखो x आपके पास एक रैंडम वेक्टर है जिसका मीन आपके पास म्यू है, एंड डिस्पर्शन मैट्रिक्स जिसको आप लोग वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हो वो सिग्मा रहेगा। इसको आपने पढ़ा है और ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका अगर आप दो ऑब्जर्वेशन के लिए ले रहे होंगे कि x आपके पास रैंडम वेक्टर है जहाँ पे आपके x1 और x2 एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तब आपके वेरिएंस कोवेरिएंस कैसा होगा, पहला वेरिएंस, ये भी वेरिएंस डायगोनल, और ऑफ डायगोनल में आपको मिल रहा होगा कोवेरिएंस। ठीक है, अगर आपका इंडिपेंडेंट रहेगा तो ये 0 बन जाएगा। क्या आपको अगर x1 और x2 इंडिपेंडेंट 0 है कि नहीं, मतलब कोवेरिएंस 0 है कि नहीं या इंडिपेंडेंट है कि नहीं पूछेगा, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन हमारा सिग्मा निकालने के बाद 0 आ जाएगा। मैं दिखाऊंगा इन सारे चीज़ों को आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, चलो अब आप लोगों को हाँ इसका प्रॉपर्टीज रहता है कि जो हमारे पास सिग्मा है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपको याद करके रखना है, इसके ऊपर भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है कि आप अगर सिमेट्रिक होने का मतलब ही, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर बनता है। ये डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास सिमेट्रिक होने का यही मीनिंग है कि एक्स आई एक्स के साथ जो कोवेरिएंस रहता है, एक्स जे और एक्स आई के साथ अगर आप कोवेरिएंस निकालते हो तो चीज़ें सेम हो जाता है। ठीक है, देखो अब आपके दूसरा रहता है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट के बारे में मैंने अभी बोला है कि आपके जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल बराबर आपका क्या बन जा रहा होगा, डायगोनल बराबर आपके सिर्फ वेरिएंस वाले टर्म आ रखे होंगे। ठीक है, और वेरिएंस आप लोगों को पता है, वेरिएंस हमारे पास क्या होता है कि वेरिएंस अगर आपके पास है सर तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा। ग्रेटर देन 0 कब बनता है, अगर आपके हर एक ऑब्जर्वेशन x1 x2 सब के सब सेम है, तभी पॉसिबल है कि आपका वेरिएंस 0 आ जाए, अदरवाइज वेरिएंस हमेशा ग्रेटर देन, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है ना, ग्रेटर देन 0 रहेगा। आई होप आप लोगों को ये छोटा छोटा चीज़ें पहले से पता है। तीसरा रहेगा पॉजिटिव डेफिनेट का, मैं दिखाता हूँ। देखो, और ऑफ डायगोनल में हमारे पास कोवेरिएंस रहता है। ऑफ डायगोनल आपने अभी भी देखे हैं कि सर इसका ये वाला अगर वेरिएंस होता है, ये वाला हमारा कोवेरिएंस होता है। तो कोवेरिएंस में आप देखो, अगर यहाँ पे आप सिग्मा ले रहे हो तो सिग्मा 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे देखो 1 1 मतलब अगर आई ले रहे हो सिग्मा आई आई, और ये सिग्मा आई जे की तरह काम करेगा। तो जितने भी आई जे रहेंगे वो हमारे कोवेरिएंस रहेंगे, और जितने भी आई आई रहेंगे सब हमारे वेरिएंस रहेंगे। और इंडिपेंडेंट का होने का यही मीनिंग है कि ये कोवेरिएंस अगर 0 दिख रहा है तो ये तब आप बोल पाओगे कि एक्स आई एक्स जे हमारा इंडिपेंडेंट हो रखा होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव डेफिनेट में आप लोगों को क्या मिलता है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। एक्चुअल में पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में ऐसे समझाता हूँ कि आइगन वैल्यू उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन सकता है। कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसको पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बोल पाओगे, तभी बोल पाओगे जब इसके आइगन वैल्यू, सोच लो यहाँ पे ये 3x3 डायमेंशन के मैट्रिक्स होगा, तो आप सोच लो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ पे λ1 बनेगा, λ2 λ3, तीन ही आपके आइगन वैल्यू हो सकते हैं। तो आपका आइगन वैल्यू क्या हो सकता है कि सर 0 हो सकता है, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तभी इसको आप पॉजिटिव सेमी डिपेंडेंट बोलोगे, अदरवाइज कुछ अलग है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो आपके पास पॉजिटिव सेमी डिपेंडेंट। ठीक है, चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन वाले चीज़ों में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें मैंने बोल भी दिया है आप लोगों को, सिर्फ आप लोग एक बार इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि सर हमारे पास वेरिएंस जो होता है
अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो y इक्वल टू ए एक्स का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास वेरिएंस ए सिग्मा ए ट्रांसपोज रिजल्ट है, याद करना पड़ेगा। इससे आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। देखो और एक रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन विद कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स के साथ अगर आपको रिलेशन देखना है तो सिर्फ अलग कुछ नहीं करना है, आर इक्वल टू आप लोगों को यहाँ पे डी एक्चुअल में रूट ओवर लिखा है ना, तो सिग्मा बाय रूट ओवर ऑफ D1 D2 मैं दिखा दूंगा, इससे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप इससे आराम से कर पाओगे। देखो एक्चुअल में अगर जब आपको कोरिलेशन निकालना होगा तो आपका सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ डी और इनटू आप डी स्क्वायर भी लिख सकते हो और रूट ओवर ऑफ डी, इस तरह से रखो। आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है। एक्चुअल में आप इसको और आसानी से समझ सकते हो, इतना डिफिकल्ट है नहीं। देखो यहाँ पे अगर आपका 2/2 है, रैंडम वेक्टर के अंदर x1 x2 है, और आपको क्या करना है, आपको दिया गया है कि सर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x1 है और यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 है। डेफिनेटली ये सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पे x1 x2 आएगा और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x2 आएगा। अब अगर आपको बोल रहे हैं कि कोरिलेशन निकाल के दो, क्योंकि कोरिलेशन मैट्रिक्स है, तो कोरिलेशन अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना होगा, आप कैसे निकालते हो कि सर कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 और नीचे हमारा रहता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 इंटू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ x2। तो ये सारा चीज़ें आपको वो मैट्रिक्स से ही मिल जाएगा। देखो कैसे कि यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x1 हमारा है, वेरिएंस ऑफ x2 भी दिया गया है और कोवेरिएंस वाला चीज़ें भी यहाँ से उठाना है, तो हमारा कोरिलेशन ऑफ x1 x2 बन जाएगा। अगर उसका डायमेंशन बड़ा रहता है तो आप लोगों को यहाँ से जो कोवेरिएंस वाले पार्ट होगा वहाँ पे x1 x2 x1 x3 x1 xp एग्जिस्ट करेगा, वहाँ से हम लोग वैल्यू को चूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको निकाल भी सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस से जुड़ा हुआ बातें हैं कि आपके अगर जैसे मैट्रिक्स स्पेस को यूज़ करके करते हैं ना, तो वही वाला चीज़ें हैं। एक बार ही आराम से देखो, फिर दिक्कत नहीं आएगा। देखो आपके k डायमेंशनल रैंडम वेक्टर x बेस्ट डिफाइंड एज, सिर्फ बातें यही है कि सर हमारे जो x है उस x के अंदर x1 x2 इस तरीके से xn नंबर ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स एलिमेंट एग्जिस्ट या फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फैक्टर से बोलो अच्छा रहेगा, फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है, ये मैपिंग होता है आपके मेजरेबल मैपिंग। कैसे होता है कि ये आपके फील्ड से रियल नंबर तक जाता है ना, जो मैट्रिक्स स्पेस का डेफिनेशन है ना, वही चीज़ें दिया गया है कि यहाँ पे एक आपको एक बोरेल फील्ड मिलेगा और ये एक सैम्पल स्पेस। आप सोचो इस सैम्पल स्पेस में क्या होता है, रियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके रियल नंबर होने के वजह से यहाँ पे क्या आएगा कि जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो सारा का सारा रियल नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो चीज़ें इस तरह से सोचो कि जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी स्पेस सोचते हैं ना, उस तरीके का ही बात है। ये चीज़ें मैंने मेजरेबल स्पेस में एकदम अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, इसलिए मैं डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ और धीरे धीरे उन चीज़ों को छोटा करके मैंने दिखाया भी है वहाँ पे। तो एक बात ऐसा सोच लो कि आपके सैम्पल स्पेस से यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे ना, वो आपके रैंडम ऑब्जर्वेशन रहेंगे। और फील्ड मतलब हमारे लिए क्या, यहाँ पे बोरेल फील्ड। बोरेल फील्ड क्या होता है कि वो आपके दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एक अनकाउंटेबिलिटी, और देखो इन चीज़ों को आप लोग ऐसे जान सकते हो कि अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, नॉर्मली सोचो कि सैम्पल स्पेस आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा जहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन सैम्पल स्पेस में हमारा सैम्पल स्पेस तो सभी को पता है कि आपके कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप सोचो कि x1 x2 इस तरह से xn आ रखा होगा, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस है। अब आप इसका एक सबसेट ले लोगे, उस सबसेट के अंदर क्या रहेगा कि सोचो x1 x2 x3 आपने ले लिया है। अब अगर आपने ले लिया है x1 x2 x3, अगर ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन सा प्रॉपर्टी, एक रहता है हमारा क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंटेशन। दूसरा अगर आपके पास होता है क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, ठीक है।
और तीसरा आपके पास होता है क्लोज अंडर इंटरसेक्शन, ठीक है ना, काउंटेबल इंटरसेक्शन होता है। इनके यही मीनिंग होता है कि अगर आपके कॉम्प्लीमेंटेशन का यही मीनिंग होता है कि अगर आपका x1 क्या होता है कि x1 इस रो से बिलोंग कर रहा होगा, मतलब इस सैंपल स्पेस से, तो x1 का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी आपके उस सैंपल स्पेस से बिलोंग करना चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन। काउंटेबल यूनियन मतलब आप इन सब का सम करोगे तो आपका काउंटेबल यूनियन के अंदर आना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शन, इसका क्या मीनिंग होगा? काउंटेबल इंटरसेक्शन मतलब अगर आप उसका इंटरसेक्शन ले रहे होंगे वो यूनियन के बराबर बन रहा होगा, यूनियन ले रहे होंगे तो इंटरसेक्शन के बराबर बन रहा होगा। तो ये सारा चीज़ें होता है, मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल चीज़ें मैंने आप लोगों को जो पहला क्लास था यूनिट वाइज प्रिपरेशन जो था ICAR ASR बिनेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के उस पोर्शन में एकदम अच्छे से बोला गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे बोरेल फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा बोल के बोला था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा वहाँ पे। तो यही चीज़ें हमारा रहता है, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखेंगे। सिर्फ मैपिंग के बारे में है, ज़्यादा ध्यान नहीं, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और सिर्फ इस तरह से याद करिए, सैंपल स्पेस टू हमारे रियल नंबर पे कन्वर्ट हो रखा होगा, ठीक है, लाइक रैंडम वेरिएबल टाइप्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या पूछा है कि अगर आपका x कहाँ से आ रखा होगा कि x हमारे रियल नंबर ऑफ डायमेंशन के है। इसका यही मीनिंग होता है कि x हमारे x जो है x वेक्टर में क्या होगा, x1 x2 इस तरह से x k हो रखा होगा। तो आपके p फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे आपके जो रैंडम वेक्टर है। अब वहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b क्या होगा। देखो आपके जो चीज़ें हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b पूछा है, तो सिंपल फॉर्मूला जो हमें पता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b। आप इसको ऐसे करो कि सर अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax हमारे पास होता है तो क्या बन जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a कांस्टेंट रहेगा तो a बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास रहता है। तो यही चीज़ें हैं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि सर पहले वाले को अगर कर रहे होंगे तो हमारे पास a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये b ये कांस्टेंट होगा। तो आपके पास इस तरह से फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझ के किया करो तो आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन समझ में आएगा। एक्स वाई आपके पास क्या है, एक्स वाई आपके पास PMF है, और PMF को आप इस तरह से लिखो कि 0 0 दे रखा है और इस तरह से कि सर हमारे पास एक्स वाई हमारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है जो 0 0 है, पहला 0,0, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई देता हूँ, ठीक है। जो हमारे जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2, और दूसरा वाला जो दिया है यह तो यहाँ तक, और दूसरा है 1,0 और ये दिया गया है आपको 0.3, और तीसरा दिया गया है आपका 0,1 जिसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 0.1, ये लास्ट दिया है 1,1 और इसका प्रोबेबिलिटी दिया गया है आपको 0.4। ये सारा चीज़ें आपको दिया गया है, और अभी पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज पूछा है, अच्छे से देखना, एक्स वाई आपके ट्रांसपोज पूछा है। तो अलग अलग मैं निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। देखो एक्स के लिए आप क्या करोगे, एक्स पी एक्स जैसे डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है ना, तो आपको पता है कि सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास समेशन ओवर एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे आप लोग पी ऑफ एक्स वाई दिया गया है ना, पी ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स के लिए भी ये, वाई के लिए भी यही है। इंडिविजुअली दिया जाना सही था, लेकिन ऐसे मानो कि x की प्रोबेबिलिटी भी 0 के लिए x की प्रोबेबिलिटी भी 0.2, 1 के लिए भी 0.3, और ऐसा x के लिए 0.2, y के लिए भी 0.2, x के 1 के लिए भी 0.3, y के 0 के लिए भी आपका 0.3, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू दिया गया। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर लो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आप इसको सेपरेट करने के लिए तो कुछ दिया नहीं है समेशन ओवर ऐसा करके। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि हमारे पास जो ई ऑफ एक्स बनेगा, तो ई ऑफ एक्स को मैं अगर इस तरीके से ले लूँ टेबल बना के x1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है।
आप इस तरीके से करो कि आपके ई ऑफ एक्स जो है एक्स समेशन ओवर एफ एक्स। अब इन चीज़ों को आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, आपको चीज़ें गलत नहीं लगेगा। देखो एक्स का वैल्यू 0 और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 0 इंटू 0.2 प्लस 1 और उसका करस्पॉन्डिंग 0.3 प्लस तीसरा रहेगा आपके पास 0 इंटू 0.1 और चौथा रहेगा प्लस 1 इंटू 0.4। अब देखो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू एक्सपेक्टेशन आ क्या रहा है, ये तो 0 बन जाएगा सर, ये भी 0 बन जाएगा, तो 0.4 और 0.3 तो आपके पास आएगा 0.7। किसी को ये तरीका गलत लग सकता है, मैं दिखा देता हूँ, दूसरा अप्रोच भी आपके लिए सेम ही काम करेगा। तो ये था हमारे पास ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ वाई को अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके पास ई ऑफ वाई कैसे निकलेगा कि सर हमारे पास ई ऑफ वाई का फॉर्मूला समेशन ओवर वाई इंटू पी ऑफ वाई होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड ऑब्जर्वेशन वाई है, तो आपका वैल्यू जो आएगा 0 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.3 और 1 प्लस 1 इंटू 0.1 और प्लस 1 इंटू 0.4। तो आप देखोगे कि सर हमारे पास ये दोनों तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.1 और 0.4 आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर करोगे ना तो x के लिए 0.7, y के लिए 0.5, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कि 0.7, 0.5 और उसका ट्रांसपोज, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसा नहीं थोड़ी होता है, आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी नहीं बोला है, तो आप इनको डायरेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर इसको मार्जिनल के टेबल की तरह बनाते हो कि सर हमारे पास x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 0, 1, 2 और y का क्या क्या वैल्यू है, y का भी आपको 2 ही मिलेगा, 1 और 0। तो आप अगर इससे टेबल बना लेते हो, किस तरीके का टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखा है, देखो 0 0, आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया होगा कि 0 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो इस तरफ आप x को सोच लो कि यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे आपके पास y है। आप टेबल बना के भी चीज़ों को कर सकते हो, डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो 0 0, तो मैंने x का वैल्यू 2 ही ऑब्जर्वेशन है, 1 0 1 1, y का भी 2 ही ऑब्जर्वेशन 1 0 1 1 लिख लिया है। अब 0 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, जैसे हम लोग मार्जिनल टेबल को लिखते हैं उस तरह से। 1 0 के लिए क्या है 1 और 0, देखो ये 1 और 0 इसके इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आता है वही हमारा 0.3 इन्होंने दिया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप 0 1 के लिए क्या दिया है, ये 0 और ये 1, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे 0.1, इस तरीके से 0.4 भी लिखा हुआ है। अगर ऐसा दिया रहता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि वहाँ से हमें मार्जिनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइड वाइज सम करेंगे। किस तरीके से x के लिए y क्या, y के लिए x का सम करने पे आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो सर अगर ये x है तो हम y के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू रहेगा 0 1 इसको सम करेंगे। तो y के x के 0 के लिए देखो x 0 के लिए y का 0 और y का 1 दोनों सम करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो आ जाएगा। ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू 0 का वैल्यू, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का वैल्यू। तो ये हमारे पास मार्जिनल ऑफ क्या हो जाता है, मार्जिनल ऑफ x हो जाता है। अब आपको अगर मार्जिनल ऑफ y निकालना होगा तो x के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू रहेगा उनका सम करना पड़ेगा। तो p ऑफ y आपके पास निकल के आएगा। पहला क्या रहेगा कि 0.5 और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, आप अगर लिखेंगे कि इन दोनों को सम करेंगे तो 0 आपके पास 5। यही आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रखा होगा। और ये किस लिए आ रहा होगा सर, p ऑफ x इक्वल टू हमारे 0 के लिए ये आ रहा होगा, p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए आपके पास ये आ रहा होगा। तो दिस इज़ नथिंग बट द मार्जिनल ऑफ y। अगर x और y आपके जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ना, आप इस तरीके से सोचो कि सर अगर x और y हमारे पास जॉइंट है फंक्शन f ऑफ x, y, और आप इनमें से x को सेपरेट कर रहे हो f ऑफ x, तो ये चीज़ें क्या बन जाएगा, इसको बोला जाएगा मार्जिनल ऑफ x। कि जॉइंट से अगर आप चीज़ों को सेपरेट कर रहे होंगे तो आपको ये मार्जिनल ऑफ x के तरीके से मिलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो ये हमारे पास x और y है। अगर आपका x ऐसा है तो और आप इससे एक्सपेक्टेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, ई ऑफ x कैसे निकलेगा सर, x का 0 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो 0 इंटू 0.3 प्लस 1 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो 1 इंटू 0.7, तो हमारे पास 0.7 ही रहेगा,
ठीक है, तो पहले जो निकाले थे वो भी तो 0.7 ही था सर। हाँ, उस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर आपको पहले पता नहीं होगा, अभी देख रहे हो, तब भी डाउट कर लोगे कि सर ऊपर वाला मेथड सही है कि नहीं, इसलिए मैं दोनों दिखा रहा हूँ। पी ऑफ आपके पास वाई भी आया है, तो आप यहाँ से अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकाल रहे होंगे ना, तो वाई का दो वैल्यू है, 0 उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, और 1 उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.5। ठीक है, तो आपके पास 0.5 ही रहेगा। तो आप ऊपर वाले को देख लो, सर 0.5 ही रहता है, तो आपको ये काम करना है आराम से। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट द सिग्मा, मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी रहता है, उतना खास डिफ़िकल्ट होता नहीं है। मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे आप लोग इस चीज़ों को करोगे। देखो, आपको बोला गया है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 को यूज़ करो, तो क्वेश्चन नंबर 3 को यूज़ करेंगे तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे सिर्फ 2-4 ऑब्जर्वेशन ही है जिसको हम लोग लिख रहे थे। तो चीज़ों को आप लोग आराम से किया करो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। मैं मार्जिनल दोनों के दोनों उठा लेता हूँ यहाँ से कि पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स में 0 और 0 के लिए 0.3, 1 के लिए 0.7, और पी ऑफ वाई में 0 के लिए 0.5 और 1 के लिए भी 0.5 है। तो चलो इसको करते हैं सिस्टमेटिकली, धीरे धीरे। चलो, अगर आप यहाँ पे सर मुझे x जो था, x का मेरा 2 ही वैल्यू था, एक 0 एक 1, y का भी मेरा 2 ही वैल्यू था। अच्छा, p ऑफ x का कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो, p ऑफ x ये है मार्जिनल ऑफ x। अब मार्जिनल ऑफ x में हमें जो मिला था, एक था 0.7 और ये x के लिए क्या था, x के लिए मैं देख लेता हूँ, x के लिए था 0.3। चलो, आपके x के लिए था 0.3, ये हमारा मार्जिनल ऑफ x। ठीक है, अब मार्जिनल ऑफ y कैसे निकालोगे? सर y का भी 2 ही वैल्यू था, 0 एक 1, और वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, p ऑफ y मिल रहा था। अब यहाँ पे p ऑफ y का क्या वैल्यू था? सर इसके लिए भी 0.5, इसके लिए भी 0.5, ये हमारे मार्जिनल ऑफ y है। अब सर ये 2 ऑब्जर्वेशन था, तो हम इसको यूज़ करके कोवेरिएंस को कैसे निकालेंगे, आराम से निकाला करो। तो आपको पता है कि सर ई ऑफ एक्स जो हमने निकाले थे वो हमारे पास पहले के लिए 0.7 आ रखा था, और ई ऑफ वाई जो निकाले थे वो हमारे पास 0.5 आ गया। अब और 2 चीज़ें करना पड़ेगा। ई ऑफ आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, और फार्मूला में लिख देता हूँ तो आसान रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 स्क्वायर इंटू 0.3, 0 स्क्वायर इंटू 0.3, और दूसरा है हमारा एक्स का वैल्यू है 1 स्क्वायर इंटू 0.7, तो चीज़ें बराबर आ रहा है 0.7। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा कि सर मुझे ई ऑफ वाई स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि वेरिएंस निकालने के ऑब्जेक्टिव है, तो मैं इसके लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ। सर ई ऑफ एक्स स्क्वायर में 0 स्क्वायर इंटू 0.5, क्योंकि फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर बैठेगा। तो वाई स्क्वायर में ये स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कभी भी स्क्वायर नहीं बनेगा, सिर्फ वैल्यू स्क्वायर बनेगा, तो 1 स्क्वायर इंटू 0.5, तो आपको यहाँ पर भी 0.5 मिलेगा। सर अब मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल दो, वेरिएंस ऑफ वाई निकाल दो। वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर। बस चीज़ें 0 पॉइंट क्या है, यहाँ पर है 0.7 माइनस 0.7 स्क्वायर, ये है 0.7 माइनस 0.49। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना इन चीज़ों का, तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, वो आपके पास ये 0.7 कौन सा लिखा है, हाँ ठीक है, एक्स वाला लिखा है ना, ठीक है, ये बनेगा 0. कैलकुलेट करेंगे तो 0.21। सेम तरीके से अगर आप वेरिएंस निकाल रहे हो तो ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई इसका होल स्क्वायर,
तो अगर इन चीज़ों को आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोगों को कैसा मिल रखा होगा कि सर ई ऑफ वाई स्क्वायर और ई ऑफ वाई होल स्क्वायर। ई ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों ने अभी अभी देखा है कि सर 0.5 और माइनस 0.25, क्योंकि 0.5 का होल स्क्वायर तो आपको 0.25 भी आएगा ना। तो आप अगर इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 0.25 आएगा। अब सर सिर्फ लास्ट बात है, एक करना है ई ऑफ एक्स वाई। तो ई ऑफ एक्स वाई कैसे निकालोगे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन लग रहा होगा लेकिन है नहीं उतना डिफिकल्ट। देखो ई ऑफ एक्स वाई के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा, समेशन ओवर एक्स वाई और पी ऑफ एक्स वाई। जो टेबल हमने बनाए हैं ना उस टेबल के थ्रू ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लोग बिना टेबल के भी कर सकते हो। मैं ई ऑफ एक्स वाई यहाँ निकाल के दिखाता हूँ कि ये अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है, मैं इसको लेके चलता हूँ, आप इसको आराम से कर पाओगे उधर। देखो अच्छा, इसको इधर ही रखते हैं और नीचे वाला चीज़ें चाहिए नहीं। देखो जो टेबल आपने वहाँ से बनाए थे ना, क्योंकि उस वाले डेटा को यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। देखो आपके पास ये अगर y का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे अगर आपको y चल रहा है और यहाँ पे अगर आपका x चल रहा है तो 0 1 है। अब देखो सर पहले x का 0 y का 0 ले लो, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 0 इंटू 0 इंटू 0.2 प्लस फिर 0 1 और उसके करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 1 इंटू 0.1, फिर 1 0 0.3 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0.3, उसके बाद 1 1 0.4 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 0.4। तो इस सब में 0 अवेलेबल है तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ लास्ट वाला जो होगा उसका वैल्यू 0.4 आ रखा होगा। बस यही तो बातें हैं। अब आपके पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ये तो ई ऑफ एक्स वाई है, तो एक चीज़ है लास्ट जो आपको निकालना पड़ेगा वो है कोवेरियंस ऑफ, ठीक है, वेरियंस एक्स वेरियंस वाई, ई ऑफ एक्स वाई, उसके बाद कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई। तो आपको पहले से फॉर्मूला पता है कि सर ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई होता है हमारा। तो अगर आप इसको कर रहे होंगे, ई ऑफ एक्स वाई आपके पास 0.4 है, ये जो अभी अभी निकाला है 0.4, और ई ऑफ एक्स आपके पास 0.7 और ये 0.5। आप अगर इसको कर रहे होंगे तो आपके पास 0.05 आ रखा होगा। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने आपको पूछा है मैट्रिक्स। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आप यहाँ से भी देख के कर सकते हो और चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होगा। देखो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपके एक्स के अंदर दो ही ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्स दूसरा वाई ले लिया है। सोचो तो वो उसका अगर आप वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाते हो तो किस तरह से बनेगा कि ये वेरिएंस ऑफ x1, यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ x1 x2 और यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ x2 x1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक होता है ना तो चेंज नहीं होगा। वेरिएंस ऑफ x2 इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज करते हो। तो वेरिएंस ऑफ x1 अभी अभी आप लोगों ने निकाला है कि सर वेरिएंस ऑफ x1 होता है 0.21, y होता है 0.25। तो आपका काम यही रहेगा कि वेरिएंस ऑफ x1 के जगह पे क्या पुट करो सर, वेरिएंस ऑफ x के जगह पे 0.21, तो इसके जगह पे आप लोग 0.21 पुट करोगे, y के जगह पे 0.25, तो यहाँ पे आप लोग 0.25 यूज़ करोगे। और कोवेरियंस अभी अभी निकाला है 0.05 बोल के ये, तो आप इसको यहाँ पुट करोगे, ठीक है, 0.05, क्योंकि सिमेट्रिक रहता है तो ये भी 0.05 और ये भी आपका 0.05 होगा, ठीक है, 0.05। जब जल्दी जल्दी करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए ज़्यादा लंबा कर दिया है, डरना नहीं है, आपको करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0.05। देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, आप अगर स्टैटिस्टिक्स से स्टूडेंट हो और गेट भी दे रहे होंगे ना तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग ये सारा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज हो चाहे कुछ भी हो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इस तरह से होगा कि सर क्योंकि मैट्रिक्स है
और सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज लेने से वो बदल लेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। तो हमारा 0.05 कहाँ है, ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट चॉइस होगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी जो क्वेश्चन था धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ तक ही बना रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस।